अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जिसमें हम देखेंगे कि एक कॉइल में हम इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग एनी मैग्नेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस करना, ठीक है, किसी दूसरे मटेरियल में। अच्छा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हैंस क्रिस्टियन। और इनके साथ है फिर अंपेयर हमने करंट का भी पढ़ा हुआ ना, अंपेयर। ये दो ऐसे साइंटिस्ट है कि जब करंट पास होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना अपने इसी यूनिट के टॉपिक में, जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन दोनों ने ही दिया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फैराडे। इन्होंने ये कहा अगर करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रिवर्स भी होगा। और वो रिवर्स उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि फैराडे ने इसका रिवर्स जो है वो सोचा। और फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, ठीक है। अब इन्होंने भी इसी पर एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इन दोनों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। और जो हेनरी थे, जो फैराडे थे, इन्होंने हेनरी से पहले अपनी बुक पब्लिश कर दी, जिस वजह से ये ज्यादा फेमस हो गया। खैर, इसके बाद फैराडे ने एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, हम उस पर जाते हैं। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दी कि वो द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट को इंड्यूस करने का प्रोसेस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को चेंज करके सर्किट में जब करंट को इंड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन बताई गई। इसके बाद इसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि एक मैग्नेट बार लिया इस तरह से। अब मैग्नेट बार के हमारे पास टू पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और एक कॉइल ली, कॉइल इस तरह से। अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं निकल रही हैं, यूं, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी अगर हम इस बार को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो इस कॉइल में कम लाइंस पास होगी, और अगर इस मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके जाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। तो उन्होंने ये कहा था कि दोनों की रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें उन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया इस तरह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसमें से एक वायर उनके पास करवाई, ये वायर है, और यहाँ पर उन्होंने फिर गैल्वानोमीटर लगा दिया।
ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें पता है कि वो यूं होगी। अब जैसे जैसे इन्होंने वायर को मैग्नेट के अंदर मूव करवाया, पहले इन्होंने वायर को मैग्नेट के डाउनवर्ड मूव करवाया, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो सपोज लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट हुई, फिर इन्होंने इसी वायर को अपवर्ड मूव कराया, यानी कि इन्होंने मूवमेंट करवाते रहे, ठीक है। अगर डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो सपोज राइट को डिफ्लेक्ट हो रही है, जब उसको ऊपर मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होगी। मतलब ये कि अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो भी डिफ्लेक्ट करने लगे। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिर इन्होंने कहा ये फैराडे की बात हो रही है, फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एक कॉइल ली इस तरह से, और कॉइल को अगेन वही गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, और जो मैग्नेट है वो इसके अंदर उन्होंने मूव करवाया, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है इस तरह से, यहां से, ठीक है। अब जैसे इस मैग्नेट को इस कॉइल के इन एंड आउट करते तो गैल्वेनोमीटर के अगेन नीडल जो डिफ्लेक्ट होती। मतलब ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें देखा गया डिफरेंट मेथड के साथ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को चेंज करने से कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। ये जस्ट एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, फैराडे ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उन्होंने ये कहा था कि सपोज कि मेरे पास एक है एरिया है इस तरह से, उन्होंने कहा ये हमारे पास सपोज एक एरिया है और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही है। अब अगर उन्होंने कहा कि वो जो एरिया है ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के सामने रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, वेक्टर एरिया सेम डायरेक्शन में हो या फिर सरफेस एरिया बिल्कुल सामने रखा हो, फॉर एग्जांपल ये वो एरिया है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, और ये 4 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही है। उसने कहा कि अगर ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे एरिया और ऐसे लाइंस आ रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म में रखा होगा, तब जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इसमें से पास होगी। अगर ये एरिया हम चेंज कर दें, अब इसको यूं कर देते हैं, अब ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया कंसीडर होगा। वो कहते हैं अब सरफेस एरिया ये है और सरफेस एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। अब अगर जब सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तब जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी इससे मिनिमम पास करेंगे, ठीक है। तो यही था इनका जो प्रोसेस था। इनफैक्ट अगर इस एरिया को चेंज कर देते हैं, ऐसे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में देखिए सिर्फ 2 पास हो रही है, इस वाले केस में 6 पास हो रही है, ठीक है। तो जब एरिया, तो हमारे पास है कि एरिया जो है इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम जो होगी, मैक्सिमम लाइंस पास, तब मैक्सिमम लाइंस पास करेंगे। और वही अगर एरिया पैरेलल टू फील्ड होगा तो मिनिमम लाइंस पास करेगी, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट ये कहा था फैराडे ने। तो फैराडे ने, और फिर उन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रेंथ, इसको बोला गया, नाम दिया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उतनी ज्यादा होंगी एरिया में, जितना अगर हम एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे, ये हम एरिया को अगर चेंज करते रहेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन पास करेगी वो चेंज होती रहेगी, वो ज्यादा होंगी, कम होंगी या फिर मिनिमम होंगी, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद जो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कहा फैक्टर। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, देखिए जब मैग्नेट को हम आगे पीछे मूव करेंगे, इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड किस पर करता है, वो करता है 2 चीजों पर डिपेंड, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है
वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। चलें बुक के अंदर टू फैक्टर्स लिखे हुए। पहला फैक्टर है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कौन सी रिलेटिव मोशन, किस किस की? रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड क्वाइल। क्वाइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है कि कितनी उनकी आपस में स्पीड बन रही है। जितनी ज्यादा मोशन होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी मतलब चेंजिंग उतनी ज्यादा आ रही होगी। ठीक है, अगर हम स्लोली स्लोली इसको आगे पीछे मूव करते हैं, स्लोली स्लोली, इसका मतलब जो चेंज आएगा वो स्लोली स्लोली आएगा, और अगर फास्टली इसको मूव करते हैं तो चेंज आएगा वो फास्ट आएगा। वो उन्होंने कहा कि एक तो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है मैग्नेट और क्वाइल की, जितनी ज्यादा स्पीड होगी इनकी मोशन की, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। फिर उन्होंने कहा जी नंबर ऑफ क्वाइल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल, कि कितनी जो हम ये क्वाइल यूज कर रहे हैं, ये वाली क्वाइल यूज कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इनके ऊपर कितनी लूपिंग हमने की हुई है। ज्यादा लूपिंग है तो डेफिनेटली ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और ज्यादा उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो मैं पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए और फिर इन्होंने रिवर्स सोचा एम्पेयर और क्रिस्टन का, कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम करंट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप फोटो से पूछ सकते हैं।